नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पंकज विश्वास जी जुड़ गए हैं कोलकाता से। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका। नमस्कार। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पंकज जी, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, राजनीतिक मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। जी सर। इनके समर्थक जो कभी दादागिरी के लिए जाने जाते थे, गुंडागिरी के लिए जाने जाते थे, उनकी अर्धनग्न करके परेडें निकाली जा रही हैं। पार्टी टूट रही है। 2-4 अभी भी उनके साथ हैं, जो उनके नेतृत्व के प्रति तो अ, आस्था व्यक्त कर रहे हैं, विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, पर उनकी ज़बान पर अभिषेक बनर्जी का नाम ही नहीं आ रहा है। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि पार्टी में अभिषेक बनर्जी की कोई जगह बचेगी या नहीं बचेगी? ममता बनर्जी पर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि पार्टी का जो जबरदस्त दबाव है कि आप अभिषेक को बाहर का रास्ता दिखाइए या बाहर का रास्ता नहीं भी दिखाइए, तो जो उनकी मनमानी चलती रही है, उस पर या तो अंकुश लगाइए, या तो पार्टी जनों के साथ रहिए, उनके सम्मान की रक्षा करिए, या फिर अपने भतीजे को ही चुन लीजिए। तो बड़ा संकट ममता बनर्जी के ऊपर इस समय है। सर, ममता बनर्जी के ऊपर तो संकट ज़रूर है। लेकिन मुझे सर कहीं न कहीं पर्सनली ये मेरा मानना है कि ये सारा कुछ बहाना है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ये इन लोगों का कहीं न कहीं ज़रूर बहाना है। एक्चुअली ये ममता बनर्जी के नेतृत्व से ही खुश नहीं है। अगर अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निकालना चाहते हैं, तो ममता बनर्जी जब मीटिंग बुलाती हैं, संसदीय दल का उनका तृणमूल कांग्रेस का जब मीटिंग होता है, तब पार्टी के अंदर सब क्यों नहीं शोर मचाते? ये अलग गुट बनाकर क्यों शोर मचा रहे हैं? एक्चुअली ये तृणमूल कांग्रेस के साथ ही अपना जो जुड़ाव है उसको बदलना चाहते हैं। ये एक्चुअली तृणमूल कांग्रेस के साथ रहना ही नहीं चाहते। और अब तो ये परिस्थिति है कि तृणमूल को ही इन लोगों ने अपना बना लिया है, ममता को ही बाहर का रास्ता इन लोगों ने दिखा दिया है। अब पार्टी का जो विद्रोही गुट है, अगर वो एनडीए के साथ जाना चाहता है, तो इसका मतलब है वो ममता बनर्जी के पॉलिसी के अगेंस्ट है। इसका मतलब इन लोगों ने एक अपना पॉलिसी बना लिया। ये सही है, गलत है, क्या है, नहीं है, मैं इस पे डिबेट में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो बात है, ये ममता के साथ ही नहीं, इनका ममता पे भी गुस्सा है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को आगे तो ममता बनर्जी ने ही बढ़ाया है। हाँ, ममता को ये डायरेक्टली अभी तक ज़्यादातर लोग ज़्यादातर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनका अपना भी पॉलिटिकल कंपल्शन है कि वो अपना ये भी एक अपना जो मर्यादा है या अपना जो इमेज है उसको भी बचा कर रखना चाहते हैं। हालाँकि ममता के ऊपर भी गुस्सा है, अभिषेक के ऊपर भी गुस्सा है। आने वाले दिनों में तो हम लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ये ममता से उनका सिंबल ही छीन ना ले, क्योंकि एनडीए के साथ जाना चाहते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में ये ममता को ही हटा दे, क्योंकि ममता तो कभी एनडीए के साथ नहीं जाएँगी ऐसा ही लगता है, या बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगी ऐसा ही लगता है। अभी भी वो इंडी गठबंधन के साथ रहना चाहते हैं, इसी तरीके से लगता है। तो जब ममता बनर्जी के साथ इनका जो कॉन्फ्रंटेशन है, पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन है, वो जब और आगे आने वाले दिनों में जब बढ़ेगा, तब हो सकता है कि ये ममता को ही पार्टी से बाहर कर दे। तो ममता के लिए भविष्य तो उज्ज्वल कहीं नज़र नहीं आ रहा है। चुनाव में भी ममता बनर्जी अब उनकी पार्टी का आने वाले दिनों में बहुत सारे चुनाव पश्चिम बंगाल में, जैसे 1 साल के अंदर में इसी दिसंबर में अगर सही समय पे वोट हो, तो लोकल बॉडीज़ मतलब म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन होना है। अगले साल बंगाल में पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का चुनाव होना है। तो 1 डेढ़ साल, 2 साल के अंदर में 2 पश्चिम बंगाल में बड़ा चुनाव आने वाला है लोकल बॉडीज़ का। तो उसपे भी हम लोगों की निगाहें रहेंगी, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है, कहीं तृणमूल कांग्रेस लड़ाई करने की हालत में है ही नहीं। जहाँ पर खुद वो अभी भी सत्ता में काबिज़ हैं, वहीं से वो रेज़िग्नेशन दे रहे हैं, अपने पद को छोड़ के भाग रहे हैं लोग, इधर-उधर भाग रहे हैं, लोगों का परेड निकल रहा है। तो आने वाले दिनों में अभी तो नहीं लग रहा है कि उनका ये स्थिति सही होगा। तो ना उनकी पार्टी की स्थिति सही होगी, ना उनकी अपनी राजनीतिक स्थिति सही आने वाले दिनों में सही दिख रही है।
तृणमूल कांग्रेस का भविष्य सर सही नहीं दिख रहा है। ये बीजेपी एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका एवज में तो 2029 तक ये फायदा नुकसान का जो खेल चल रहा है, ये तो 2029 तक है। उसके बाद अगर ये तृणमूल कांग्रेस में रहेंगे, अगर एनडीए के साथ रहे, तृणमूल कांग्रेस के साथ रहे, बीजेपी क्यों चाहेगी कि अपने सीटों इस हालत में पश्चिम बंगाल में 42 सीट मिलने वाले हैं, मतलब 42 सीट है, तो 42 सीट जब है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी अपना सीट काटकर क्यों तृणमूल कांग्रेस को सीट देगी? पॉलिटिकल इक्वेशन के हिसाब से तो जो 29 तक इनका फ्यूचर, जो बागी भी तृणमूल कांग्रेस है उनका फ्यूचर सिक्योर दिखता है, लेकिन 29 के बाद अगर बीजेपी उनको काट के देगी, ये तो एक पॉलिटिकल एक इडियोटिज्म होगा। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी फिर उनको उस समय एनडीए के साथ रखेगी 2029 के चुनाव के बाद। पंकज जी, जी सर। सीआईडी फिर पहुंची है अभिषेक बनर्जी के यहाँ, किस जी सिलसिले जी में पहुंची है? सर, ये केस है चुनाव के पहले अभिषेक बनर्जी ने बोला था कि 4 मई के बाद डीजे बजाएंगे, बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उनका क्रियाक्रम होगा, इस तरीके का जो उन्होंने ये कहा था, घर में घुस के मारेंगे, अलग अलग तरीके की बयानबाजी उन्होंने की थी बीजेपी वर्कर्स के अगेंस्ट में। तो उसी के खिलाफ जो है ये कंप्लेन हुआ था सॉल्ट लेक में, विधाननगर में, और उसी सिलसिले में अब सीआईडी ने उस केस को टेकअप किया है, और सीआईडी वहां पे सीआईडी उनके घर पे आज गई है उसी सॉल्ट लेक के केस के सिलसिले में। ममता बनर्जी के खिलाफ भी हेट स्पीच को लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। हाँ सर, ममता बनर्जी के खिलाफ भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। एक और केस हुआ है, इससे पहले तो एक एडवोकेट ने केस किया था, और फिर अब केस हुआ है, मल्टीपल केस हुए हैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हेट स्पीच के अगेंस्ट में। इन्होंने कहा था कि अगर हम ना हो तो वो लोग इकट्ठा होकर के आप लोगों को 1 सेकंड में खत्म कर सकते हैं, 1 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। जी। तो इसको हेट स्पीच माना गया और ये कहा गया कि इन्होंने सांप्रदायिक तनाव भड़काने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। वो बयान भी मैं देख रहा हूँ, मुझे मिल गया है, वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। বলে না, আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে, একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। ये इनका बयान था, जिस पर उसी समय किरण रिजिजू जी ने भी एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि ये सबसे वर्स्ट अब तक का बयान है ममता बनर्जी का, कि वो एक समुदाय को भड़का रही हैं और दूसरे समुदाय को डरा रही हैं, उनमें दहशत पैदा कर रही हैं कि हम अगर यहाँ ना हो, सत्ता में ना हो, तो 1 सेकंड में वो आप लोगों को खत्म कर देंगे। सर, जब चुनाव से पहले इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड में एक बड़ा जनसभा करने वाले थे, चुनावी रैली को संबोधन करने वाले थे, उससे 1-2 दिन पहले ममता बनर्जी धरने पे बैठी थी। उस समय ममता बनर्जी ने ये हेट स्पीच दिया था कि अगर हम सत्ता में अगर नहीं रहे तो 1 सेकंड में आपका 12 बजा देंगे। उन्होंने तो किसी धर्म संप्रदाय या गुट का तो नाम नहीं लिया था, लेकिन वो जो बताना चाहती थी, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने उस्मान हादी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत कुछ वो बातों बातों में कह गई, उसी तरीके से उस दिन धरने के दिन ममता बनर्जी ये हिंदुओं को कह रही थी कि अगर हम नहीं रहे, हम आपके मसीहा हैं, हम ही आपको बचाते हैं, अगर हम ना रहे तो मुसलमान आपको 1 सेकंड में खत्म करने की ताकत रखते हैं या खत्म कर देंगे। इस तरीके का वो ममता बनर्जी बयान रखी थी उस समय। और चुनाव, ममता बनर्जी के चुनाव में हारने के पीछे सर इस तरह के स्पीच का एक बड़ा ये भी कारण था। ये हिंदुओं के मन में ममता बनर्जी ने इस तरीके से आतंक भर दिया था, बंगाल में एक आतंक का माहौल तैयार किया था, इसीलिए आज हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ है। कहीं ना कहीं भाजपा वालों को ममता बनर्जी को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर ममता बनर्जी ना होती पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी को उन्होंने परेशान किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने
मतलब उनके इस तरह के वक्तव्य या बयान के कारण बीजेपी को कहीं न कहीं फायदा भी पहुंचा था। आज हिंदू वोट कंसोलिडेट जो हुआ है, उसका एक बड़ा कारण ममता बनर्जी का इस तरीके का जो एक पॉलिटिकल पर्सन को इस तरीके का बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान जिसको बोलते हैं, वो ममता बनर्जी बार-बार ये वो करती गई, हमेशा करती गई। जब मालदा मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ था पिछले साल, उस समय भी ममता बनर्जी बोलती पाई गई थी कि जब शुक्रवार होता है तो उस दिन एक धर्म संप्रदाय के लोगों का जो है खून गर्म हो जाता है। मतलब उसी दिन वो आतंक जो मचाते हैं शुक्रवार के दिन, ममता बनर्जी उसको जस्टिफाई कर रही थी। तो ममता बनर्जी के पॉलिटिक्स का यही यही सिस्टम ही था। अभी भी वो अपना रवैया नहीं बदल रही है। अभी भी वो मुसलमानों को, ये जो वंदे मातरम हुआ उस समय भी ममता बनर्जी ने फेसबुक पे लिखा था कि इस तरीके से किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई कुछ थोपना नहीं देना चाहिए। जब ये टूटा, जब हॉकर्स यहाँ पर रेलवे का, आपको पता है यहाँ पर हर स्टेशन के ऊपर छोटी-छोटी दुकानें होती हैं। जबरन उनको सीपीएम के समय से ही उसको दखल करके रखा गया है। तो ममता बनर्जी हमेशा इसी तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान कर देती हैं। उस्मान हादी की मौत को लेकर भी उन्होंने जो झूठा बयान दिया है, वो भी ममता बनर्जी का उसी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। तो ये ममता बनर्जी तो हमेशा ये करती ही रहती है, डराती ही रहती है। कभी मोदी को डराती है, कभी हिंदुओं को डराती है। डराने का पॉलिटिक्स ही वही करती है। पंकज जी, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं जब हम इस तरह के शो करते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में भी आकर के लोग पूछते हैं कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होती रहेंगी या कभी ये उठा करके जेल में भी डाले जाएंगे। तो अ, एक बड़ा वाजिब सा सवाल है वैसे तो, लेकिन जी। क्या क्या निकट भविष्य में इनके गिरफ्तार होने की कोई संभावना? सर, आज या कल ममता बनर्जी और उनका भतीजा जो है अभिषेक बनर्जी, ये तो गिरफ्तार जरूर होगा। और वो गिरफ्तारी की प्रक्रिया जो है, उनको घेरने की जो प्रक्रिया है, वो तो शुरू हो गया है। ममता बनर्जी के ऊपर ये उस्मान हादी का जो केस है, ये भी मुझे लगता है कि ये भी कभी न कभी ये केस भी सामने आएगा। ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल फंडिंग है, अलग-अलग देशों से उनकी पार्टियों में जो पैसा आया है, इस तरीके का जो आरोप है, मुझे कहीं न कहीं लगता है कि आज या कल ये ज़रूर साबित होगा। और पहले तो अभिषेक बनर्जी अंदर जाएँगे। अब अभिषेक बनर्जी को आप देख रहे हैं सर, घेरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अ, इस तरीके इतने बड़े स्टेचर के पॉलिटिशियन को एक ही बार में अगर गिरफ्तार कर लें, तो उसका एक समाज में या पॉलिटिक्स में उसका एक दुष्प्रभाव होता है या एक प्रभाव पड़ता है। बीजेपी उसको नहीं चाहती, इसलिए बार-बार उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनको इंटरोगेट किया जा रहा है। और कल जो है, इंट्रोगेशन के दौरान अभिषेक बनर्जी 3-4 बार, ऐसा पुलिस सोर्सेस का कहना है कि उन्होंने आपा खोया था। अगर उन्होंने आपा खोया है, इसका मतलब है कहीं न कहीं वो इंट्रोगेशन में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये नॉन कोऑपरेशन का मामला, हालाँकि ये मामला कोर्ट में है, अगर गिरफ्तार कर भी लिया जाए और कोर्ट बाद में बेल दे दे, तो ये एक सही नहीं होगा मुझे लगता है। इसीलिए उनको इंट्रोगेट किया जा रहा है, वो कोऑपरेट नहीं करेंगे और उनका पूरा बयान जो है, वो क्लिपिंग्स जब कोर्ट को दिया जाएगा, अगर कोर्ट को फिर लगेगा कि वो कोऑपरेट सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, इंट्रोगेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि कोर्ट ही उनको अरेस्ट करने का परमिशन दे दे। मुझे लगता है कि सीआईडी चाह रही है कि कोर्ट से ही ये परमिशन आ जाए, ताकि किसी तरीके का ये जो है, मतलब पॉलिटिकल जो नाटक होता है, वो ना हो पाए। हमने कई फिल्मों में ऐसे सीन देखे हैं कि किसी क्षेत्र विशेष का जो गुंडा होता है, जी, उसको जब पकड़ा जाता है तो उसे पूरे मोहल्ले में घुमाया जाता है। तो जी, वही सीन हमने देखा है फाल्टा में, जी, जहांगीर खान का जो अपने आप को पुष्पा बता रहा था। जी सर। तो जहांगीर खान का एक तो शुरू में आया जिसमें वो साहब की तरह पुलिस से चारों तरफ से घिरा हुआ है और चल रहा है। एक अभी दूसरा वीडियो आया है जिसमें वो हाथ जोड़ करके चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि बीच में कहीं खुराक-वुराक दी गई है तब हाथ जोड़ करके चल रहा है। तो इसका कितना प्रभाव पड़ता है आम जनमानस में, और जो गुंडागर्दी है वो निकालने की एक कवायद हो रही है।
तो ज़रूर आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में अभी जितने गुंडों पॉलिटिकल गुंडों को ख़ास करके, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये सच है कि ममता बनर्जी ने गुंडों को पॉलिटिकल गुंडा बना दिया था। मेरे ही इलाके के जितने मैं नॉर्थ 24 परगना, कोलकाता और आस-पास के जिस इलाके में मैं पहचानता हूँ गुंडों को, पत्रकारिता करने के दौरान मैं जिन गुंडों को यहाँ पश्चिम बंगाल के जो नामचीन गुंडे थे, मैं कि 2-4 का नाम भी आपको बताना चाहूँगा। यहाँ एक हाथ काटा दिलीप एक बुलाया था, बहुत बड़ा गुंडा था। एक था गौर, लुइस, भौजाई और यहाँ पे एक है विधान विश्वास था। फिर आपका इसी तरीके से बहुत सारे सर गुंडे थे यहाँ। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने मैक्सिमम 90% गुंडों को सर पॉलिटिकल शरण दे दी। वो टीएमसी पार्टी को सर्व करते थे। भौजाई नाम का जो न्यू टाउन इलाके का कोलकाता के बगल में न्यू टाउन एक नया सिटी बन रहा है, न्यू टाउन का वो सबसे बड़ा गुंडा था। वो सब्यसाची दत्ता ने उसके बेटे को क्या किया कि तृणमूल कांग्रेस में उसको भौजाई और उसके बेटे को ज्वाइन करवाया, फिर उसके बेटे को विधाननगर कॉर्पोरेशन में मेयर पारिषद बना दिया। और वो भी टीएमसी में था, उसको भी लोकल बॉडी में टीएमसी में उनको पोस्ट मिला था। सारे टीएमसी को सर्व करते थे। इसी तरीके से दमदम में एक बहुत बड़ा गुंडा था जिसका नाम था नाभास मालाकार। उसको साउथ दमदम म्युनिसिपैलिटी में उसको भी पार्षद बना दिया गया था। चेयरमैन काउंसिल मेंबर बना दिया गया था उसको। इसी तरीके से ये सुजीत बोस आपको पता ही होगा, सीपीएम के जमाने का वन ऑफ द बिगेस्ट बिग शॉट गुंडा था इस इलाके का, लेक टाउन इलाके का, लेक टाउन, सॉल्ट लेक, दमदम इस इलाके का। सुजीत बोस को तो ममता बनर्जी ने मंत्री तक बना दिया था। इसी तरीके से शौकत मोल्ला साउथ 24 परगना का एक बड़ा गुंडा था। जितने भी, मैं कितनों का नाम लो सर, सारे को ममता बनर्जी ने जो है पॉलिटिकल शरण दे दी थी। तो अब जितने ममता बनर्जी के लोग हैं सारे तो सर गुंडे ही हैं। इसीलिए इन गुंडों को अब घुमाया जा रहा है ताकि गुंडा ही ना हो। एक्चुअली गुंडा जिसको पूरे भारत में कहा जाता है, नॉन पॉलिटिकल जो गुंडे होते हैं, पश्चिम बंगाल में ये सच है कि नॉन पॉलिटिकल गुंडा कम है। यहाँ चोरी, बदमाशी, इस तरीके की घटना कम होती है, कम से कम कोलकाता और बड़े शहरों में। ममता बनर्जी ने ये काम किया था, लेकिन उन लोगों को फिर पॉलिटिकल गुंडा बना दिया था, एक्सटॉर्शनिस्ट बना दिया था, जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए डायरेक्टली पॉलिटिकल पर्सन के तौर पे पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते थे। तो उनको घुमाना तो जरूरी है, क्योंकि यही तो एक्चुअल, दे आर द एक्चुअल गुंडास। तो उनको घुमाया जा रहा है ताकि उनका आतंक कम हो और जब बाद में ये वापस भी आ जाए, क्योंकि जितने भी केसेस हैं, आज न कल उनको तो बेल मिलना ही है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो जमानत मिलने के बाद वो फिर गुंडाई ना करे, जनता में उसका डर खत्म हो, इसके लिए ये किया जा रहा है। सही है। शत्रुघ्न सिन्हा क्या हुआ है? पहले कहा गया कि विद्रोहियों में शामिल है, बड़ा सुर्खियां बनी मीडिया में, कहा गया कि बताइए साहब, सायानी घोष जैसे लोग, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग, ये भी ममता से विद्रोह कर बैठे। फिर अचानक उन्होंने मीडिया में कहना शुरू किया कि नहीं, मैं तो ममता बनर्जी के साथ हूं। तो हुआ क्या था एक्चुअल में? कोई सूचना आपके पास? सर मुझे लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा तो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हालांकि अभी फिल्म वगैरह नहीं करते हैं, उनको बतौर नेता की तरह ही हम लोग जानते हैं, लेकिन एक्टर जो होते हैं सर अपने इमेज का बड़ा ख्याल रखते हैं। इससे पहले भी वो भाजपा में थे, फिर भाजपा में बागी बने, फिर ममता बनर्जी की पार्टी में आए। अब ममता बनर्जी की पार्टी में बागी बनने की सूचनाएं आ रही थी, तो ये उनको कहीं ना कहीं अपने इमेज कॉन्शियसनेस काम कर रहा होगा कि फिर अगर इस पार्टी में बागी बनते हैं तो लोग यही कहेंगे कि हर पार्टी में ये अच्छे समय में रहते हैं और जब पार्टी का बुरा वक्त आता है या पार्टी को जब जरूरत होती है तब ये उसको छोड़ के चले जाते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इमेज कॉन्शियसनेस की वजह से वो इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि संसद में मुझे नहीं लगता है कि जो सिग्नेचर हुआ है, जो 19-20 सिग्नेचर जो आए हैं, वही मुझे नहीं लगता कि उनसे किसी ने जबरदस्ती से सिग्नेचर कराया होगा। वो तो बच्चे हैं नहीं कि उनसे कोई जबरदस्ती कोई जबरन सिग्नेचर करवा ले। अगर करवाया भी अगर गया होगा तो फिर उस समय क्यों नहीं बोले। मुझे लगता है कि वो अपनी सुर्खी बटोरने के लिए, एक तो है सुर्खियां बटोरने के लिए उस समय उन्होंने इस तरीके का काम किया होगा, फिर बाद में उनको अपना इमेज का जो है वो भी सताया होगा, इसीलिए वो मुझे लग रहा है कि अभी पलट गए हैं अपने बयान से। बहुत कम लोगों को याद होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा 2019 में कुछ समय के लिए कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी की मौजूदगी में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में वहां तवज्जो नहीं मिली,
इसलिए वो ममता बनर्जी के कहने पर आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो दूसरा चुनाव लड़े और जीते भी, और अब वो कह भी यही रहे हैं कि जिस समय मुझे कोई पूछ नहीं रहा था या जिस समय मेरा करियर जो है वो संकटग्रस्त हो गया था, उस समय जी। ममता बनर्जी ने मुझे बुलाया, चुनाव लड़वाया, इसलिए मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन एक और नाम है जिसको लेकर के महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि सायोनी घोष जैसे लोग भी अगर विद्रोह कर सकते हैं, जो ममता बनर्जी की बहुत करीबी थी, तब किस पर यकीन करें? सर बात तो सही है कि ममता बनर्जी किस पे अब भरोसा करेंगे, क्योंकि सायोनी घोष, आपने बहुत अच्छा एक नाम चुना, क्योंकि सायोनी घोष वो व्यक्ति हैं जो पूरी तरीके से ममता बनर्जी की तरह अपने लुक को उन्होंने शिफ्ट कर लिया था। वो एकदम ममता बनर्जी को अपना आइडियल मानती थी या ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आइडियल जरूर बताती थी। ममता बनर्जी की तरह सफेद साड़ी पहनती थी, सिंगल कलर, पूरी तरीके से ममता बनर्जी की तरह अपने जो है लुक को उन्होंने जो ढाल लिया था। हालांकि तो वो तो जरूर एक अभिनेत्री थी, इतनी बड़ी नामचीन अभिनेत्री या एक्ट्रेस तो थी नहीं पश्चिम बंगाल की, लेकिन अभिनेत्री तो थी। तो अभिनेता अभिनेत्री जो ये लोग हैं, वो एक लुक पे भी काफी काम करते हैं, तो उन्होंने पूरा लुक अपना ममता बनर्जी की तरह शिफ्ट कर लिया था। लेकिन आज देखिए, और सबसे बड़ी बात है, ये बात भी सच है, लोगों को काफी लोगों को हो सकता है कि बुरा लगे कि जो मैक्सिमम जो अभिनेता अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री से जो आते हैं, वो मैक्सिमम अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, हमेशा जो है और सत्ता में जो लोग रहते हैं उन्हीं के साथ रहते हैं। विपक्ष के लोगों के साथ आप फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को या किसी भी अभिनेता मॉडल इस तरीके के लोगों को आप नहीं देखेंगे। तो ये भी एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म ही है, क्योंकि नेता आज मान लीजिए कि आज अगर भगवान ना करे सत्ता में नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं रहे, तो क्या मोदी जी कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे? कोई सपने में भी सोचेगा? मोदी जी बीजेपी को छोड़ देंगे, ये कोई भी सपने में नहीं सोचेगा। पार्टी से कहा-सुनी हो सकता है, पार्टी के अंदर आपका समय अच्छा-बुरा आ सकता है। आडवाणी जी का भी आया, एक दौर में अटल जी का भी आया, बहुत सारे लोगों का आया, लेकिन किसी ने पार्टी से उस तरीके से गद्दारी नहीं की। लोग साइलेंट हो गए, पार्टी छोड़ दी, राजनीति से संन्यास लिए, वो बात अलग है। लेकिन ये फिल्म आर्टिस्ट लोग हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं और बुरा समय आने पर उस पार्टी को छोड़ के भी चले जाते हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा भी जिस तरीके से हैं, उसी तरीके से मुझे लगता है कि सायोनी घोष भी है। सायोनी घोष जो वो ममता से जो वो भी गद्दारी कर रही है, इसमें मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, ये मैं कह सकता हूँ। कल्याण बनर्जी का हाथ ममता ने छोड़ दिया है क्या? क्योंकि जब से उन्होंने धमकी दी है, तब से कोई खबर निकल कर के नहीं आ रही है कि ममता बनर्जी ने, जब उन्होंने धमकी दी थी ममता को कि या तो हमें चुन लीजिए या अपने भतीजे को चुन लीजिए, तो भतीजे ने तो कल रात भी सीआईडी की 6 घंटे की पूछताछ के बाद ममता बनर्जी से जाकर के मुलाकात की है। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने भतीजे को तो नहीं छोड़ा है, तो क्या कल्याण बनर्जी को छोड़ दिया? सर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को कभी नहीं छोड़ेंगी। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी से सबसे ज्यादा प्यार करती है, फैमिली में भी और पॉलिटिकली भी। तो अगर कल्याण बनर्जी ने कहा है कि एक को चुन लीजिए, तो ममता बनर्जी ने चुन लिया है। ममता बनर्जी ने तो चुन के ही रखा है अभिषेक बनर्जी के लिए। पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया, पूरी सत्ता का सत्यानाश हो गया, उनके पॉलिटिकल कैरियर का सत्यानाश हो गया। फिर भी अगर अभिषेक बनर्जी को नहीं छोड़ रही है, तो इसका मतलब कल्याण बनर्जी को समझ जाना चाहिए कि इस पार्टी में किसी भी अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी को छोड़ के किसी भी आदमी की हैसियत एक बागान में जिस तरीके से माली का हैसियत होता है, बस उतना ही है। एक कंपनी में एक वर्कर का जितना हैसियत होता है, बस उतना ही है। जरूरत आने पे नौकरी भी जाएगी या माली को भी बदल दिया जाएगा, लेकिन जो ओनर है इस बागान का, उसका मालिकाना हक नहीं बदलेगा। इन लोगों को ये समझना चाहिए, क्योंकि और ये जानकर ही पार्टी करते हैं। ये कल्याण बनर्जी जैसे भी लोग आज जो बांग्ला में इसको बोलते हैं अजुहात, एक कारण खड़ा करना, ये सिर्फ एक कारण खड़ा कर रहे हैं, एक सेफ एग्जिट चाह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से। क्योंकि कल्याण बनर्जी को भी समझ में आ गया है कि मैक्सिमम लोग तो तृणमूल कांग्रेस के अभी एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार खड़े बैठे हैं। अगर अभी मैं
उन लोगों के साथ नहीं रहूंगा तो मेरे ऊपर भी आफत आएगी, तरह तरह का आफत आ सकता है। कोई तो दूध का धुला हुआ तृणमूल कांग्रेस का है नहीं, सारे लोग बिल्कुल। एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, तो उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। तो गाज ना गिरे इसलिए वो अब सेफ एग्जिट चाह रहे हैं, इसी के लिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब से ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को राहुल गांधी के पास भेजा है जी। और मल्लिकार्जुन खड़गे वाली पोजीशन देने की मांग की है कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए ममता बनर्जी को, ऐसा लगता है कांग्रेस ने ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सर मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी भी जाएंगी या ममता बनर्जी को वो लेंगे भी। जस्ट ये सब एक पॉलिटिकल नाटक है और कुछ नहीं। ममता बनर्जी को लेके उन लोगों को फायदा क्या होगा, पहली बात। मल्लिकार्जुन खड़गे को हटाएंगे क्यों, या ममता बनर्जी भी कांग्रेस में क्यों जाएगी? ममता बनर्जी अगर कांग्रेस में जाती है तो फिर उनको सोनिया, अभी जो उनको हैसियत अभी भी जो ममता बनर्जी को मिल रहा है एज ए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स में जाने का, तब तो वो ममता बनर्जी तो उनके 100 सांसदों जैसे एक और सांसद रहेंगे। फिर ममता बनर्जी की हैसियत क्या रह जाएगी? ममता बनर्जी की जो अभी लड़ाई है, अभी भी जो लड़ाई है, वो हैसियत की लड़ाई है, रुतबे की लड़ाई। एक तुच्चा सा सांसद, एक कॉमन सांसद, उसकी क्या हैसियत रह जाएगी फिर ममता बनर्जी की? कहाँ से लड़ेंगी फिर वो? अधीर रंजन चौधरी की सीट से वहां से लड़ेंगी? वहां से तो लड़ नहीं सकती क्योंकि यूसुफ पठान ने इनकार कर दिया है, और यूसुफ पठान जब तक वहां से रेजिग्नेशन देगा नहीं तब तक बाई इलेक्शन होगा नहीं। सिर्फ एक चांस है बसीरहाट से, तो बसीरहाट में ममता बनर्जी खुद को कांग्रेस प्रत्याशी बनाएंगी तो भी क्या फायदा हो जाएगा? तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी रहेंगी तो तब भी जो रहेगा कांग्रेस के प्रत्याशी होने पर, क्योंकि कांग्रेस का वोट तो 2% 3% है, उससे क्या फायदा हो जाएगा? और अभी जो हालत है, मुसलमान भी ममता बनर्जी को वोट नहीं करेंगे। हो सकता है कि कोई दूसरी पार्टी वहां से जीत जाए, ममता बनर्जी हार जाए। मैक्सिमम चांसेस है कि बीजेपी जीते, बीजेपी ना भी जीतेगी वहां से बसीरहाट से, क्योंकि वहां दो विधानसभा क्षेत्र जो है वो बीजेपी के, अगर 2024 और 2026 का डेटा देखें उस हिसाब से तो 2 सीटें बीजेपी के विधानसभा क्षेत्र उनके हाथ में है, बीजेपी के हाथ में। लेकिन आज जो सिचुएशन है वो तो सिचुएशन बदल गया है। उस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फौलता में बीजेपी इस तरीके से जीत जाएगी किसी को पता नहीं था, किसी को लगा भी नहीं था। तो अब पॉलिटिक्स में पश्चिम बंगाल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं जीत सकती है, ये तो गारंटी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं सर, क्यों कांग्रेस में जाने से ना उनका फायदा है ना कांग्रेस का फायदा। ये बयानबाजी सुर्खियों बटोरने के लिए ये सब सही है, लेकिन दोनों को पता है ना ममता बनर्जी कांग्रेस में जाएंगी ना कांग्रेस में उनकी पार्टी का विलय होगा, क्योंकि ऑफिशियली तो विलय नाम का कोई चीज होता नहीं है। और ममता बनर्जी किसको विलय करेंगी? ममता बनर्जी खुद को और अपने भतीजे को कांग्रेस में विलय कर सकती है। तो दोनों को इसमें किसी का सुर्खियों बस 1-2 दिन की सुर्खी बनने से कुछ ज्यादा फायदा मुझे तो दिख नहीं रहा है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये कार्यक्रम पूरा किया, इसके बावजूद के लाइट ने बीच में धोखा दिया, लेकिन फिर भी आपने कार्यक्रम पूरा किया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए आपका विशेष आभार। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और पंकज जी के चैनल का नाम है पॉलिटिकल डेली, तो उसको भी सहयोग और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर।